ये स्कॉलर एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, और इस श्रृंखला के 2 वीडियो आपके सामने पहुंच चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। मैंने परीक्षा को देखकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर वीडियो बनाना शुरू किए थे। बहुत ही जल्द आपको समसामयिकी के भी वीडियोस पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ में मैथ के और हिंदी के भी वीडियो आपको उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आपको पढ़ना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि आप परीक्षा में आराम से ये क्वेश्चन को हल कर सकें। ये वीडियो आपको 2 तरीके से मिलेंगे। आज मैं जो ये शॉर्ट वीडियो है, तो इसमें आपको मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको सिर्फ स्थापना के विषय में बताया जाए और जो संबंधित चीजें हैं उनके विषय में बताया जाए। एक वीडियो में अधिवेशन पे भी बना दूंगा, जिसमें जो प्रमुख अधिवेशन है उनमें क्या क्या चीजें हुई वो आप आराम से देख लें और अपनी परीक्षा में उसको हल कर लें। हम लोगों का पूरा ध्येय है कि आप अपनी परीक्षा में जो भी शिफ्ट में, क्योंकि शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं तो पेपर थोड़े से टफ आएंगे, या फिर ऐसा कह लो कि एक टॉपिक खिंच के आएगा। तो हम लोग अपनी पूरी जो जितनी भी टीम है वो हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोगी डाटा उपलब्ध कराया जा सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आपको पढ़ना है उसको याद रखना है कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। कहाँ हुई? तो बंबई में हुई। बंबई में हुई। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। बंबई में कहाँ हुई? तो ग्वालियर टैंक में हुई। और ग्वालियर टैंक में कहाँ हुई? तो गोकुलदास तेजपाल। तो गोकुलदास तेजपाल। अगर राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप सुन लीजिएगा, गोकुलदास तेजपाल। ये क्या है? ये संस्कृत विद्यालय है। तो संस्कृत विद्यालय ये जहां पर ये स्थापित हुआ। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों के बारे में अगर पूछा जाए तो इसमें से 38 जो थे वो बंबई प्रेसिडेंसी से थे। तो बंबई प्रेसिडेंसी से थे इसमें 38। 21 जो थे वो मद्रास से थे, तो 21 मद्रास से थे। 7 जो थे वो यूपी से थे, तो 7 यूपी से। 7 जो थे वो अवध से थे, तो 7 अवध से। 3 जो थे वो बंगाल से थे, तो 3 बंगाल से। 3 जो थे वो पंजाब से थे, तो 3 पंजाब से। क्या है ये वो 72 कैंडिडेट है जो आपकी परीक्षा में आते हैं। अब गुरुजी ने क्यों लिखा है? गुरुजी ने इसलिए लिखा है कि मैंने आपसे अभी बताया कि आपकी जो परीक्षाएं होगी उस परीक्षाओं में आपके कई शिफ्टों में पेपर है। तो अगर एक शिफ्ट में पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, आप लगाएंगे 72। तो एक में पूछेंगे कि यूपी से कितने हैं, तो आप लगाएंगे 7। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो सीरीज शुरू की गई है ये सिर्फ शुरू ऑनलाइन क्लासेस की जो शुरू की गई है उसमें हम लोग इसका विशेष ध्यान दे रहे हैं कि आपको सारे शिफ्टों में तैयार किया जाए। ये सिर्फ लेक्चर उनके लिए नहीं है जो पहले शिफ्ट में फंसे हैं, ये उनके लिए भी है जो अंतिम चरण का अंतिम बच्चा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 72, ये इसका विवरण है जो आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। और आपको लगता है कि मैं बिना लिखे मेरा काम चल जाएगा तो आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब ये स्थापित हुआ तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। और दादा भाई नौरोजी नाम ना याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। इनका नाम आया है कई बार वीडियो में। आप जो है अपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 आप देख लीजिएगा। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव जब दिया गया, दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया और उन्हीं के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। देन यू हैव टू गो विद दी दादा भाई नौरोजी। इसको आपको याद रखना है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता जो भाग लिए इसमें, उनके नाम भी आप देख लीजिए। इसको मैं हटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो भी नेता हैं उनके बारे में देख लीजिए, और साथ में इससे संबंधित जो भी सिद्धांत हैं और जो वक्तव्य हैं वो भी पढ़ लीजिए। ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। आप पेट से लेकर के आरओ तक और पीसीएस तक आराम से आप पेपर हल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन कौन से प्रमुख नेता शामिल हुए थे इसको आप समझ लीजिए। देखिए
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन है, जिसको हम मान लेते हैं कि बंबई में है, तो इस बंबई में हुए अधिवेशन में WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो WC बनर्जी ने क्या किया, इसकी अध्यक्षता की थी और एओ ह्यूम का मतलब समझते हैं आप, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन थे? ऑक्टेवियन ह्यूम कौन थे? तो असैनिक अधिकारी थे। किसके असैनिक अधिकारी थे? तो ब्रिटिश थे, असैनिक अधिकारी थे। कहाँ थे? तो ब्रिटिश थे। कौन रहे? तो महासचिव रहे। कहाँ, किसके महासचिव रहे? तो 1885 से लेकर के 1907 तक होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव रहे। 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ, तो 1907 में उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिला के एओ ह्यूम जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1907 तक। तो एओ ह्यूम आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ में जो महत्वपूर्ण नेता हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी आपको याद रखना है नाम। एक नाम और आप याद रख सकते हैं, केटी तेलंग का, तो केटी तेलंग का नाम याद रख लीजिए। एक और नाम याद रख सकते हैं चंद्रावरकर का, तो चंद्रावरकर आप याद रख लीजिए। एक और नाम आप याद रख सकते हैं चंद्रावरकर के साथ में, एक और नाम आप याद रख सकते हैं तो आप रहमतुल्ला सयानी का, तो रहमतुल्ला सयानी आप याद रख लीजिए। रहमतुल्ला सयानी के साथ में अगर एक और नाम याद रखें तो फिरोज शाह मेहता याद कर लीजिए, तो फिरोज शाह मेहता आप याद कर लीजिए। एक और नाम याद रखना चाहें तो सुब्रमण्यम अय्यर याद कर लीजिए, तो सुब्रमण्यम अय्यर याद कर लीजिए। सुब्रमण्यम अय्यर याद कर लीजिए। ये कौन से नेता हैं? ये महत्वपूर्ण नेता हैं। ये कहाँ के नेता हैं? ये कांग्रेस के नेता हैं। कौन इसमें शामिल नहीं हुआ था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं शामिल हुए थे? क्योंकि उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया है 1876 में, इंडियन एसोसिएशन जो उन्होंने बनाया, इंडियन एसोसिएशन उन्होंने बनाया। उस एसोसिएशन में जो है उसका दूसरा अधिवेशन हुआ था बंबई में उसी दिन, तो उसी में व्यस्त होने के कारण वो शामिल नहीं हुए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, पीसीएस से लेकर सब में पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अब एक चीज ध्यान और रखिएगा कि जो ये आप टॉपिक पढ़ रहे हो इनको आप लिखिएगा जरूर, इससे आपको जो है काफी समय तक ये चीजें याद रहेंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में एक नाम अभी हमने लिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। हालांकि इस श्रृंखला में जैसे पहले के वीडियो है, पहले दूसरे, तो दूसरे वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया था, आपको फिर मैं बता देता हूं। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, तो बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो वो कौन है? तो वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनकी जो आत्मकथा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, वो है एक राष्ट्र का निर्माण। मैं काट के बीच में लिख रहा हूं, आप देखे रहिएगा। एक राष्ट्र का निर्माण इनकी आत्मकथा है। किसकी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 में सिविल सेवा या ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज को पास किया। और जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ में 4 और लोगों ने पास किया, या सहित 3 और लोगों ने पास किया, या फिर सुरेंद्रनाथ के सहित 4 लोगों ने पास किया, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी एक थे, 3 अन्य थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा इस टॉपिक में ICS के बारे में भी देख लीजिए कि इंडियन सिविल सर्विस क्या है। तो जरा इधर साइड में बना लीजिए, 2 मिनट की बात है, आराम से आप ये भी कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाए। ICS का मतलब है इंडियन सिविल सर्विसेज या भारतीय सिविल सेवा। इसकी शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो कॉर्नवालिस को जाता है। कॉर्नवालिस कौन थे? तो कॉर्नवालिस जो थे गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक थे? तो 1786 से 93 तक थे। 1786 से 93 तक थे। तो कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका कईयों बार आया है। कईयों बार का मतलब है कई बार, मैनी टाइम्स, ध्यान रखिएगा। कॉर्नवालिस के बाद मैंने आपको बताया 1863 में पहले ICS कौन बने? सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इस परीक्षा को निकाला। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर was the first candidate who beated ICS। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने निकाला। 1869 में मैंने बताया अभी नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने 3 और सहयोगियों के साथ में कुल 4 लोगों ने ICS निकाला। पहले परीक्षा ब्रिटेन में होती थी, लंदन में,
बाद में 1923 से ये परीक्षा भारत और ब्रिटेन दोनों में होने लगी, भारत और ब्रिटेन दोनों में होने लगी। क्योंकि इलाहाबाद में होती थी इसीलिए इलाहाबाद तभी हब कहा जाता है लोक सेवा आयोग का। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुल मिला के मैंने आपको इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी के विषय में बताया, आईसीएस के विषय में बताया। आईसीएस के विषय में बताया इसलिए क्योंकि कभी कभी एडेड टॉपिक आपसे पूछ रहे हैं वो, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस वर्ष आईसीएस निकाला, आप 1869 लगा लेना। पहले कौन कैंडिडेट थे जो आईसीएस निकाले, बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है ये, सत्येंद्रनाथ टैगोर। किस वर्ष से दोनों आगामी परीक्षाएं एक साथ होने लगी, आप लगा लेंगे 1923 में। तो ये वो है टॉपिक जो अगर इधर से उधर शिफ्ट होती हैं तो आप आराम से इसको मैनेज कर सकें, तो इसको ध्यान रखिएगा। एओहिम कौन थे, वो महासचिव थे। क्या कौन थे, ब्रिटिश असैनिक अधिकारी थे। कब से कब तक रहे, तो 1885 से 1907 तक रहे। क्लियर है। अब इस वीडियो का या कह लो कि इस लेक्चर का अंतिम चरण आपको पढ़ना है सिद्धांत, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसमें कौन कौन से सिद्धांत काम किए। ये नए क्वेश्चंस हैं जो कि वो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पिटे हुए क्वेश्चन वो कई बार पूछ चुके हैं। तो जरा 2 मिनट की बात है, आप जरा सिद्धांत भी समझ लीजिए। देखिए, जो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना के जो सिद्धांत हैं कि कौन कौन से सिद्धांत इसमें काम करें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कौन कौन से सिद्धांत काम किए। जैसे 2 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, हो सकता है ये पहली बार आप सुन रहे हो। और एक सिद्धांत है तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक का सिद्धांत जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो जानते होंगे, तड़ित चालक का सिद्धांत। अगर आ जाए ये दोनों सिद्धांत किससे जुड़े हैं, हिस्ट्री के संदर्भ में, तो आप यही लगाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। कैसे जुड़े हैं इसको हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत दिया है लाला लाजपत राय का, तो लाला लाजपत राय का सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता क्या है, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो कांग्रेस है वो किसकी देन है, वो डफरिन के दिमाग की देन है। कांग्रेस है किसकी देन है, तो डफरिन के दिमाग की देन है। अब अगर पूछे कोई कि हु वाज द डफरिन, तो जरा समझ लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885, जो आप समझ चुके हैं। उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 84 से 88 रहा। 84 से 88 रहा। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो यही थे। ये कौन थे, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। अगर आए कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस वक्त, देन यू हैव टू गो फॉर लॉर्ड डफरिन, गवर्नर जनरल। अगर पूछे कि उस वक्त प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थे, तो आप ग्लैडस्टोन का नाम याद रख लीजिएगा। ग्लैडस्टोन वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई। तो ग्लैडस्टोन का नाम याद रख लेना। पूरा नाम क्या है, विलियम ई ग्लैडस्टोन। तो विलियम ई ग्लैडस्टोन इनका नाम है, इसको याद रख लीजिएगा। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड डफरिन लगा लेना। ब्रिटेन के पीएम कौन है, ग्लैडस्टोन लगा लेना। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत कहता क्या है, आप समझिए, क्योंकि ये बताना जरूरी था कि डफरिन कौन थे। तो सुरक्षा सिद्धांत ये है कि लाला लाजपत राय ने ये बात कही कि डफरिन जो है कि दिमाग की उपज है कांग्रेस, और डफरिन ने ऐसा क्यों किया कि कांग्रेस की स्थापना कर दी। तो वो ये कह रहे थे लाला लाजपत राय कि डफरिन ये जानना चाहता था कि भारतीयों में कितना असंतोष है, क्योंकि कांग्रेस के माध्यम से ये बात पता चल जाती थी अंग्रेजों को पैरामीटर की भांति। अच्छा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी नहीं हुई और अंग्रेजों को कई बार दिक्कत हुई। 57 में तो लगभग बैग पैक था, 1857 में लगभग बैग पैक था, पर उसके बावजूद भी ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं चला कि मंगल पांडे से शुरू हुई वो आग किस तरीके से चारों तरफ से चपेट में ले ली अंग्रेजों को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है, ये डफरिन के दिमाग की उपज है, ऐसा बताया लाला लाजपत राय ने। और सिर्फ असंतोष को जानने के लिए भारतीयों के कितना है और कांग्रेस जैसी स्थापना की गई। तो ये पहला सिद्धांत है जिसको कहते हैं सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको 2 से 3 बार देख सकते हैं, आप एक बार में लिख भी सकते हैं।
दूसरा सिद्धांत है तड़ित चालक का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या बोलता है? यह सिद्धांत यह बोलता है कि ए ओ या ह्यूम को हिंदी में लिख देते हैं, एओ ह्यूम को भारतीयों ने इसलिए चुना स्थापना के लिए या की स्थापना में मदद करने के लिए क्योंकि वो एक अंग्रेज थे, और अगर किसी संस्था को स्थापित किया जाता था या जाना था और बड़े स्तर पर, तो किसी अंग्रेज के द्वारा ही करवा दो, जिससे कि अंग्रेज का दमन नहीं करेंगे या दमन करने से पहले एक बार सोचेंगे। तो तड़ित चालक का सिद्धांत यह है कि एओ ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में उपयोग किया गया भारतीयों के द्वारा। तो पहला सिद्धांत ये क्या कहता है कि डफरिन ने यूज किया भारतीयों को, किस लिए? क्या संतोष जाने। और दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि एओ ह्यूम को भारतीयों ने यूज किया, किस लिए? कि अंग्रेज का दमन ना कर ले तो हमारी संस्था बची रहेगी, इसलिए। तो ये दोनों सिद्धांत याद रखने ना। ये क्यों बताया मैंने? ये इसलिए बताया कि जो नए क्वेश्चंस वो जोड़ रहे हैं वो आप आसानी से कर सके, इसके लिए बताया। अगर आता है सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किससे संबंधित है, देन यू हैव टू गो इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बात आपको क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने देखा है, एग्जामिनर कभी कभी इन सबको हटाकर और आपसे सीधे सीधे वक्तव्य पूछ रहा है कि कांग्रेस के संदर्भ में किसने कौन सा वक्तव्य कहा। तो कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो 2 मिनट में आप समझ लीजिए। देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक वक्तव्य है जो आप सबको पता होगा और बहुत फेमस है कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर बढ़ रही है, लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर बढ़ रही है। ये लॉर्ड कर्जन का वाक्य है। तो अगर आता है कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर बढ़ रही है, हु सेड? देन यू हैव टू सेड लॉर्ड कर्जन सेड। इसको याद रखिएगा। ये पूरा वाक्य ये है कि एक ऐसा देश जो विभिन्न रंगों से सुसज्जित है, कांग्रेस जैसा संगठन जो अपने पतन की ओर बढ़ रहा है या लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर बढ़ रहा है, उसका जो आने वाला समय है उस समय में ये जो संगठन है ये इसका अंत हो जाएगा। कर्जन ने बोला कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर बढ़ रही है और मेरी बहुत अभिलाषा है कि मैं जब तक यहां रहूं इसकी शांति में जो मृत्यु हो उसमें सहयोग प्रदान करूं। परंतु ऐसा नहीं है। कर्जन को यह बात समझ में नहीं आई। ये आगे के इतिहासकारों को समझ में आई कि कांग्रेस का आधार ना तो उच्च वर्ग था और ना ही मध्यम वर्ग। कांग्रेस का आधार निम्न वर्ग और निम्न वर्ग से हल्का सा ऊपर जो निचला मध्यम वर्ग है वो था, जिसकी वजह से कांग्रेस बच गई और कांग्रेस लगातार अस्तित्व में रही। तो लॉर्ड कर्जन ने जो कथन बोला है कांग्रेस लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर बढ़ रही है, इसको आप याद रखिएगा। एक कथन है कि कांग्रेस को किसने याचना संस्था कहा, याचना याद रखिएगा, बेगिंग इंस्टीट्यूट। तो आप लगा देंगे विपिन चंद्र पाल ने कहा। किसने कहा? तो विपिन चंद्र पाल ने कहा। इसको आप याद रखिएगा, विपिन चंद्र पाल का नाम। अगर पूछे कि कांग्रेस को किसने शिक्षित भारतीयों का सम्मेलन कहा, ये याद रखिएगा आप लोग, शिक्षित भारतीयों का सम्मेलन कहा, भारतीयों का सम्मेलन कहा। तो शिक्षित भारतीयों का सम्मेलन किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा। लाला लाजपत राय ने कहा। शिक्षित भारतीयों का सम्मेलन लाला लाजपत राय ने कहा। याचना संस्था विपिन चंद्र पाल ने कहा। लड़खड़ाती हुई पतन की ओर जा रही है, लॉर्ड कर्जन ने कहा। कांग्रेस अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, तो अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा? ये डफरिन ने कहा। किसने कहा? तो ये डफरिन ने कहा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा भूखे हैं। किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा ये कथन।
इसको आप याद रखिएगा। कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस के विषय में एक चीज बात और कही, अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिन का तमाशा, ये भी एक बार क्वेश्चन आया, 3 दिन का तमाशा किसने कहा? 3 दिन का तमाशा तो ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है। ये फेमस कथन है, ये कईयों बार आपकी परीक्षा में आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। एक बात और बाल गंगाधर तिलक ने कही कि अगर हम मेढक की तरह वर्ष में सिर्फ एक बार टर्राएंगे तो हमें कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कही, क्योंकि वो गर्मपंथी दल के नेता थे, कुछ चीजों में वो जल्दी रिजल्ट चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। तो कुल मिला के ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो कथन है जो आपको अपनी परीक्षा में याद रखने हैं। मैंने आपको फिर बताया वीडियो की शुरुआत में कि ये पेट से लेकर के पेट के जितने भी नोटिफिकेशन है उनके लिए, आगामी पीसीएस, सीजीएल, आरओ, एआरओ सारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं को देख के बनाए जा रहे हैं। पहला लक्ष्य पेट का है, पेट के सारी शिफ्टों में हमारे अच्छे से नंबर आ जाएं बच्चों के, ये लक्ष्य है। हमारी पूरी टीम इसके लिए समर्पित है। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।